दोस्तों नमस्कार। लाखों की तादाद में किसानों की मौजूदगी कौन गिनेगा इसे, लेकिन कहावत मशहूर है, अगर मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड को भर दिया जाए तो फिर सत्ता पलट जाती है। और शायद यही वजह है कि नाम महापंचायत जरूर है, लेकिन इस महापंचायत में राजनीतिक मुनादी खुले तौर पर किसानों ने कर दी है। यह मुनादी लखनऊ की गद्दी के लिए खतरा है, यह मुनादी 2024 में दिल्ली की गद्दी के लिए खतरा है। यानी सियासी तौर पर सीधे कहा गया है, 3 कानून और एमएसपी को लेकर अगर अब भी लाइन पर नहीं आए तो फिर मिटा दिए जाओगे। क्या वाकई इतनी बड़ी ताकत किसानों की है, या सिर्फ मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत को देखकर इस बात की आस और उम्मीद कोई लगा सकता है कि इस देश की राजनीतिक सत्ता को पलटने की ताकत इन किसानों में आ गई है? या फिर सिर्फ यह एक मुनादी भर है, एक ऐलान भर है, या फिर एक ऐसा एहसास है जिसको पहली बार किसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे वो बड़ा किसान हो, हर कोई इस देश में समझ रहा है और इसका दायरा धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। तभी तो जो मंच सजा, उस मंच से इस बात का भी ऐलान था कि देश कैसे बेचा जा रहा है, कौन कौन सी कंपनियों को कौन कौन खरीद रहा है। और दुनिया के भीतर में जब पूंजी पर संकट आया, बाजार पर संकट आया और हर कोई घाटे में चला गया, और भारत के भीतर भी कमोवेश हर सेक्टर घाटे में था, तो ऐसे में सिर्फ एक ही तो सेक्टर था जो बचा रहा, जिसने मुनाफा दिया, और वह खेती है। उस खेती पर कॉरपोरेट की नजर है। यानी बहुत ही महीन तरीके से पहली बार पंचायतों के भीतर शायद उस पूंजीवाद का पाठ हर किसी को सुनाई देने लगा है, जो धीरे धीरे समाजवाद की आहट को लेकर आता है। पहली बार किसान मजदूर के लेकर जो बोल है वो वामपंथी तरीके से नहीं है, वो पहली बार उस किसान के मुख और उसकी पेट की जरूरत और शायद भविष्य की परिस्थितियों को लेकर है, जिसे उसे समझ में आ गया है अगर अब वो झुक गया और खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ियां मजदूर के तौर पर भी बच नहीं पाएगी। शायद एक के बाद एक जितने भी इस मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए, उनमें से हर किसी की जुबां पर या तो राजनीतिक शब्द थे, या फिर अपने होने और अपने अस्तित्व की लड़ाई के खुले तौर पर संकेत थे, जिसमें वह चेतावनी दे रहा था। और चेतावनी का चेहरा और स्वरूप क्या था, हमें लगता है पहले इसे ही सुन लीजिए। जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है, उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए, वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों ने मांझ के रख दिया। आज का आपका ये इकट्ठ, ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राहे रास पर आ जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है, जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए, इसका मतलब होता है यहां की सरकार गई। तो क्या मुजफ्फरनगर की यह गूंज वाकई समूचे देश में राजनीतिक तौर पर गूंज सकती है? यह एक सवाल है। हालांकि इसका पहला प्रयोग 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान नजर आ सकता है, लेकिन महापंचायत के बाद जो रणनीति किसानों ने बनाई है, उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत को शायद दफन करने की स्थिति में वह खुद को खड़ा करना चाहती है। उसके जहन में बंगाल के चुनाव परिणाम जरूर हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जिस तरीके से अब रणनीति बन रही है, वो रणनीति मंडल स्तर पर 18 बैठकों को अंजाम देना है।
वह जिले स्तर पर किसानों को जोड़ना है, वह तहसील स्तर पर छोटी छोटी बैठकों को अमल में लेकर आना है। दरअसल यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है और उसमें जहां पर यह सभा हुई वह जाटलैंड के तौर पर जाना जाता है। इस इलाके से आंदोलन के तौर पर पहचान अगर टिकैत की रही है महेंद्र सिंह टिकैत की, जो कि राकेश टिकैत के पिता रहे हैं, तो दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह की भी इसी इलाके में गूंज रही है, जिन्होंने इस देश में कृषि का पाठ पढ़ाया, वह भी आंकड़ों के जरिए, और लोगों के साथ खुद को इस रूप में जोड़ा जहां पर वो बड़ी से बड़ी राजनीतिक सत्ता को में दखल देने की स्थिति में आ जाए। मुजफ्फरनगर, मेरठ का इलाका, सहारनपुर का इलाका, ये पूरा इलाका जो खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसको राजनीति ने 2014 में जरूर मथा था। शायद इसीलिए मुजफ्फरनगर को चुना गया, क्योंकि याद कीजिए 2013 में मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, उस दंगे से पहले भी वहीं पर सितंबर का ही महीना था 2013 में, वहां पर एक पंचायत हुई थी। वो पंचायत जिस जगह पे हुई थी वह नंगला मदौड़ गांव था। 7 सितंबर को यहां पर पंचायत हुई और उसके बाद दंगे हो गए। ध्रुवीकरण राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से हुआ उसका लाभ बीजेपी को बाखूबी हुआ, और 2014 में 2 फरवरी जब प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली जब शुरू की तो उन्होंने मेरठ को चुना, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जिन बातों का जिक्र किया वह सीधे तौर पर सियासी ध्रुवीकरण राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लाभ कैसे पहुंचा सकता है उसी दिशा में ले गया। लेकिन इस पूरे इलाके में जिस तरीके से ताना बाना सामाजिक तौर पर बना हुआ था उसको इस दौर में तोड़ा गया। इसकी आहट समाजवादी पार्टी उस समय महसूस नहीं कर पाई, इसीलिए इसे 2017 में हार मिली। उस दौर में आरएलडी के नेता अजीत सिंह ने भी खामोशी बरती थी और शायद प्रायश्चित के लिए ही 2019 में वह चुनाव मैदान में उतरे थे। चुनाव हार गए, लेकिन सवाल उसके अगले पन्ने का है। पहली बार जब पंचायत चुनाव हुए तो इस पूरे इलाके में जितनी बड़ी हार बीजेपी को मिली उससे पहले कभी उसे हार नहीं मिली थी। पंचायत सदस्यों की कुल तादाद इस इलाके में 444 है। सिर्फ 99 सीटों पर बीजेपी जीत जाई थी। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल शुरू हुआ था, क्योंकि जब पंचायत अध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, जो इस पूरे इलाके में 14 चुने जाते हैं, उसमें से बीजेपी ने 13 पर कब्जा कर लिया। और उस वक्त कहा गया बाहुबल और स्टेट मशीनरी क्या होती है और पैसा क्या होता है, धनबल, ये सारी चीजें परिभाषित करके उसने अपने तरीके से जानकारी दे दी थी कि 2022 का चुनाव वह यूं ही नहीं हारेंगे। यानी पंचायत सदस्यों को लोगों ने हरा दिया, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर धनबल और बाहुबल के जरिए और स्टेट मशीनरी के जरिए उसने कब्जा कर लिया। यह एक नए तरीके का मैसेज है जो किसानों के सामने है, और किसान इस इलाके में सबसे ज्यादा यहां पर खाप पंचायतें हैं। यह वही इलाका है जहां से तकरीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड की सीमा भी शुरू हो जाती है। इस पूरे इलाके में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, ये सारी चीजें देखिएगा तो इस पूरे रेंज में आती है। लेकिन अगला सवाल फिर यही है, राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी मुनादी इस महापंचायत में किसानों ने कर दी। कहा गया कि मिटा देंगे, या तो आप लाइन पे आ जाइए और 3 कानून जो आपने लागू किए उसे खत्म कीजिए, एमएसपी को कानून के तौर पर लागू कीजिए, अन्यथा मिटा दिए जाओगे। और वोट पर चोट की परिस्थितियों का भी जिक्र करते हुए राजनीतिक तौर पर अपना फार्मूला किसानों ने यही तय किया है कि अब राजनीतिक होकर लड़ना या ना लड़ना पड़े, लेकिन राजनीतिक को प्रभावित करने की स्थिति में वह जरूर आएंगे। यहां से 3 बड़े सवाल पहली बार निकलकर इस महापंचायत से आए हैं। क्या वाकई इस देश के भीतर में सत्ता परिवर्तन और सत्ता को परिवर्तन करने वाला आंदोलन आने वाले वक्त में उसके अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है, या उसकी ताकत का एहसास दूसरे राजनीतिक दल कहीं उठा तो नहीं लेते हैं? दूसरा सवाल, बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर जो 3 बड़े निर्णय कानूनों के जरिए लिए हैं, क्या बीजेपी के भीतर जो लगभग 302 सांसद हैं उसमें से 198 सांसद तो ऐसे हैं जिनकी अपने परिवार का पेशा किसानी से जुड़ा हुआ है, तो क्या उनके भीतर से कोई आवाज आएगी? कहा जा रहा है कि इस इलाके में चाहे संजीव बालियान हो, चाहे अपने तौर पर दूसरे जो भी नेतागण हो, वह अपने तौर पर बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं किसानों से पंगा मत लीजिए।
लेकिन सवाल यह है कि राजनीति ने जब कॉरपोरेट का चोला ओढ़ लिया है, राजनीति ने जब उस सिस्टम को अपना लिया है जो मार्केट इकोनॉमी को महत्व देती है, पूंजी को महत्व देती है, तो ऐसे वक्त में मोदी सत्ता अपने तौर पर क्या बीजेपी के भीतर भी जो आवाज होगी उसे भी सुनेगी? यानी किसानों की चुनौती, किसानों की चेतावनी तो दूर की बात है। यानी जिस राजनीतिक सत्ता के मातहत इस देश में जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, उस सिस्टम में किसान फिट नहीं बैठता है। किसान की जमीन फिट बैठती है, उस जमीन पर उपजने वाली फसल फिट बैठती है। उस फसल को बेचने के बाद चाहे वह थोक में हो चाहे वह रिटेल सेक्टर के, उसका मुनाफा मायने रखता है, और यह इतनी बड़ी तादाद में है और यह वाकई कभी घाटे में आता नहीं है। इस दौर में भी, कोविड काल में भी, सिर्फ किसानों ने ही इस देश को बचाया है, और फसल को 5 किलो अनाज जो बांटने का सरकार ने ऐलान किया, उसने इस देश की भूख मिटाई है। तो क्या वाकई दो सवाल लगातार आंदोलन के समानांतर चलते रहे हैं? क्या राजनीतिक सत्ता के सामने हाथ फैलाया जाए? दूसरा सवाल, क्या इस राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक तौर पर हटा दिया जाए? और इसके ठीक समानांतर जो सवाल बार बार छुप जाता है, क्या इस देश में जब किसानी ही देश की रीढ़ है, जब किसानी ही इस देश का सही मायने में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा है, तो क्यों नहीं एक समानांतर व्यवस्था किसानों को बना लेनी चाहिए? उस दिशा में बढ़ते हुए कदम शायद किसानी के सामने अभी भी कुछ सवालों को खड़ा करेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब आप किसी राजनीतिक सत्ता को अपने मुद्दों के आश्रय मात देते हैं, तो फिर यह एक बड़ी राजनीतिक जीत होती है, और उस राजनीतिक जीत के जरिए आप संवाद बनाते हैं उस राजनीतिक दल के साथ जो सत्ता में आती है। लेकिन सबसे बड़ा संकट भारत का यही हो चला है कि भारत के भीतर में किसानी को लगातार नजरअंदाज किया गया है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस दौर में राजनीतिक सत्ता न सिर्फ पाई है, बल्कि सत्ता पर आकर भी, उस पर काबिज होकर भी किसानों के हक में कभी सवाल खड़े नहीं किए हैं। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। अब यहां से जो सवाल शुरू होता है, क्या यह किसान इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों को यह मैसेज दे रहा है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, और अब हम आपके साथ खड़े हैं? जो विपक्ष की राजनीति है, और उसके सामने सिर्फ किसानी को ही मुद्दा बनाना होगा, इन 3 कानूनों को ही मुद्दा बनाइए, तब राजनीतिक सत्ता को हम पलट कर दिखा देंगे। पहली बात यह है। दूसरा मैसेज जो यहां से निकल रहा है कि हम राजनीति नहीं करेंगे, यानी किसान राजनीति नहीं करेगा। किसान गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को होगा तो 2024 तक ले जाएगा। और तीसरी बात जो इसमें निकल कर आई कि क्या वाकई किसान का पूरा आंदोलन विपक्ष की राजनीति के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है अगर यह आंदोलन चलता रहे? शायद सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ा अंतर्विरोध यहीं से खड़ा होता है। हर कोई जानता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। हर कोई जानता है कि इस देश के तमाम सेक्टर कंगाल की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। हर कोई जानता है कि कॉरपोरेट अगर उसको कौड़ियों के मोल इस देश में सार्वजनिक उपकरणों को ना दिया जाए तो उसका नेटवर्थ बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इस देश का कंज्यूमर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गरीबियों के पास तो खरीदारी के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास भी लोअर मिडिल क्लास में आकर सिमट गया है। लोअर मिडिल क्लास की स्थिति नाजुक हो गई है, वह 2 जून की आगे के रोटी के आगे नहीं सोच पा रहा है। यानी जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, वह बाजार में नहीं जा पा रहा। और इस दौर में सबसे बड़ी चीज कुछ बिकी है और सबसे बड़ी खरीदारी किसी चीज की हुई है तो वह सीधे तौर पर राशन है। अंग्रेजी में कहिए तो ग्रोसरी है। इस ग्रोसरी के मार्केट और इस राशन के बाजार ने इस दौर में दिखा दिया कि इस देश को अनाज ही जिंदा रखे हुए है, और अनाज के आश्रय ही इस देश के भीतर में आक्रोश जो जनता के लिए है उसको दबाने का काम सरकार अनाज बांटकर ही करती है। अन्यथा लोगों के भीतर बहुत आक्रोश है, और मुजफ्फरनगर के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस एहसास को लगातार जी रही थी कि अब वह बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म परिस्थितियों को समझ रहा है। पहले ऐसा किसान आंदोलन में नहीं था। महेंद्र सिंह टिकैत भी दिल्ली के जनपद पर बैठे थे उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था। वह भी तकरीबन 8 से 9 दिनों तक जिस रूप में चला था, उससे पहले मेरठ में 18 दिनों तक चला था। या इस देश के भीतर में जब आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो वह पूरी इकोनॉमी को कभी अपने भीतर नहीं समेट पाया है, और वह इस देश के गरीब, मजलूम, जो
सिर्फ अपने घरों में सिमटे रहते हैं, उनको भी यह मैसेज अभी तक कभी नहीं मिला कि इस देश की अर्थव्यवस्था ने कैसी उनकी जिंदगी तबाह की है और राजनीतिक तौर पर जो सत्ता संभाले हुए हैं उनके पास कोई आर्थिक विजन नहीं है। यानी इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए वह जब नहीं है, तो वह खेती के क्षेत्र में जिस सुधार का जिक्र कर रहे हैं, यानी जिस एग्रीकल्चर रिफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, वो सिवाय चंद हथेलियों में पैसा थमाने और उन पैसे के जरिए उस पूरी खेती पर कब्जा करने के अलावे दूसरी कोई परिस्थिति को जन्म नहीं देती है। क्योंकि यह हर कोई जानता है कि भारत के भीतर में जितनी भी इकोनॉमी का जो पूरा ढांचा था वो इस रूप में चरमरा गया है कि भारत सरकार के पास जो कलेक्शन है जीएसटी की और डायरेक्ट टैक्स की, वह भी कम हो गई है और वह पैसा अपने तौर पर किसी नए उपक्रम में लगाने की स्थिति में भी नहीं है। इसीलिए वो इस देश में प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ावा दे रही है। तो क्या आने वाले वक्त में इस देश की एग्रीकल्चर भी उसी दिशा में जाएगी? अगर एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर देखिए, जो मैसेज आज मुजफ्फरनगर में भाषणों में था, अलग अलग नेताओं ने अपने अपने तरीके से भाषण दे रहे थे, लेकिन उसकी एक महीन रेखा बहुत साफ थी। मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता को पलटना है। मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता के पास इस देश के किसानों को लेकर कोई भावना नहीं है। इस देश की राजनीतिक सत्ता ने इस देश के एग्रीकल्चर या खेती को भी उन्हीं कॉरपोरेट के हाथ में थमाने की थाम ली है, जिस कॉरपोरेट ने इस देश की तमाम इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग को, माइनिंग्स को, चाहे वो एयरपोर्ट फिर ले आई है, चाहे रेलवे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदकर महंगा कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना है, इस देश में किसान को न्यूनतम मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन इस देश में कॉरपोरेट जब उसी एग्रीकल्चर से जुड़ेगा तो उसको मैक्सिमम मुनाफा देने से कानून भी हिचकेगा नहीं। यानी स्थिति धीरे धीरे इतनी विकट हो रही है, जो सवाल मंच से उभर कर आ रहा था कि हमारे बच्चों के सामने आने वाले वक्त में ना खेती बचेगी ना मजदूरी बचेगी। टेक्नोलॉजी ले चुकी होगी जगह, यह समझने की जरूरत है। खास तौर से अब जो खेती को लेकर पूरा निरीक्षण है वो ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। जो पूरी सिंचाई की व्यवस्था है और बीज पाटने की व्यवस्था है, उसमें एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी का है। यानी टेक्नोलॉजी मजदूरों को भी खत्म करेगी और सरकार अपने तौर पर यह मान रही है कि इस देश के भीतर में जो इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो गई है, उस इंडस्ट्री के लिए जितनी बड़ी तादाद में इस देश में मजदूर चाहिए, वो मजदूरों की मात्रा अगर बढ़ेगी तो फिर तमाम इंडस्ट्रिस्टों को वहां भी कम पैसा देना होगा। यानी जो किसानी के क्षेत्र में मजदूर लगे हैं, जो किसान हैं, वह भी इस देश में इंडस्ट्रियल लेबर में कन्वर्ट हो जाए और इस देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपने तरीके से सरकार आगे बढ़ा पाए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल बना पाए। यानी ये दो तरफा सोच सरकार की है। सवाल सिर्फ इतना है कि उस खेती और उस किसानी से जुड़े हुए जो लाखों किसान हैं, लाखों मजदूर हैं, उनकी तादाद लाखों में नहीं करोड़ों में है। क्या वो राजनीतिक तौर पर इतने ताकतवर हो चले हैं, या अगर हर कोई ये मैसेज समझ रहा है कि दरअसल इस देश में राजनीतिक सत्ता को पलटे बगैर ये कानून को नहीं बदला जा सकता है, तो फिर क्या राजनीतिक सत्ता को पलटने की ताकत इनमें है? क्योंकि इस समाज के भीतर में जाति भी है, खाप भी है, धर्म भी है, अलग अलग समुदाय भी हैं, अलग अलग जिंदगी जीने के तौर तरीके भी हैं और उनकी बड़ी न्यूनतम जरूरतें हैं और उन जरूरतों को तुरंत पूरा ना करा पाने की स्थिति में हर समुदाय के सामने अपने अपने संकट हैं। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह वैसे अंतर्विरोध हैं जो तमाम किसानों को भी बांट देंगे? क्योंकि किसानी से जुड़े हुए भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियां हैं और उन जातियों को लेकर जो इस देश में राजनीति होती है, क्या वो किसानों को नहीं बांट पाएगी? और किसान अपनी जाति और अपने धर्म को किसानी से ही जोड़कर मानकर चलेगा? यह एक सवाल है। यानी जो मंडल स्तर पर अब बैठ के होनी है, जो जिले स्तर पर होनी है, जो तहसील स्तर पर होनी है और जिसके लिए मुनादी इस मंच से की गई, क्या उसमें यह सीख दी जा सकेगी? या फिर जिस तरीके से खाप को लेकर ही मुजफ्फरनगर के भीतर ही दो खाप के भीतर संकट था, तो क्या यह माना जाए कि अब जिस इलाके में यह महापंचायत हुई, वहां पर जब सबसे ज्यादा खाप पंचायतें हैं, सभी एक साथ निकलकर एकजुट होकर सामने खड़ी हो गई? यह भी एक सवाल है। और अगर ये एकजुट हो रही हैं और हर कोई इस देश में किसानी को ही अपना धर्म और अपनी जाति के तौर पर देखने लगेगा,
तो शायद व्यवस्था में एक नया बदलाव शुरू होगा, जहां पर राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि अब वह ना तो ओबीसी की राजनीति कर सकते हैं, ना एससी और एसटी की कर सकते हैं, ना वो जाट की कर सकते हैं, ना गुज्जर की कर सकते हैं, ना वो ब्राह्मणों की कर सकते हैं, ना वह राजपूतों की कर सकते हैं, ना भूमियारों की कर सकते हैं। क्या ये स्थिति आएगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि महापंचायत जब हो रही थी तो उसमें एक शख्स ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए अपना परिचय भी दे रहे थे कि सारे ब्राह्मण हमारे साथ हैं। ये जाति निकल कर आई इसी मंच से। सवाल है कि क्या ये एजुकेशन नए स्तर पर दिया जा सकेगा किसानों को? और ये सारे सवालों को जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आखिरी के 3 सवाल जो शायद इस किसान आंदोलन की तस्वीर को बहुत धीरे धीरे बदल रहे हैं। किसान आंदोलन अब सब दिल्ली की चौखट पर जो दरवाजे पर बैठा हुआ है चारों तरफ सीमा पर, अब वो सिर्फ किसान आंदोलन का एक प्रतीकात्मक चेहरा है। दूसरा, पंचायत और महापंचायत और मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर जो बैठकों का सिलसिला है, ये एजुकेट करने की परिस्थितियों को बढ़ाने वाला है। तीसरी बात, अभी टारगेट सिर्फ बीजेपी को रखा गया है, सत्ता को पलटने के लिए रखा गया है। तुरंत का टारगेट लखनऊ है, 2024 का टारगेट दिल्ली है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में क्या किसान उस बात को समझने की स्थिति में आ पाएंगे कि आने वाले वक्त में किसान के लिए जो पूरा सिस्टम है, वह सिस्टम ना तो बाजार को महत्व देता है, ना पूंजी को महत्व देता है, ना ही उस इकोनॉमिक रिफॉर्म को महत्व देता है जिसके आश्रय इस देश की तमाम राजनीतिक सत्ता बीते 30 साल से चली आ रही है। क्या इस वक्त इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली राजनीति को भी किसानों के लिहाज से बदलने की जरूरत है? वो बदलेंगे या किसान इतना बड़ा दबाव बना पाएगा कि आप उनके अनुकूल स्थितियों को ले आ पाए, या फिर चंद ऐलानों में चीजें खो जाएंगी? वो ऐलान कानून की वापसी भी हो सकते हैं, वो ऐलान कर्ज माफी भी हो सकते हैं, वो ऐलान फसल बर्बाद होने पर सीधे सीधे पैसा देने की परिस्थिति में भी आ सकते हैं, वो ऐलान गरीबी के हालात में 6,000 रुपए आपको दे भी सकते हैं। लेकिन वो ऐलान इस सिस्टम को किसान के अनुकूल बनाने की दिशा में कैसे जाएंगे? शायद 27 सितंबर तो भारत बंद ठीक है, लेकिन इसके बाद की उस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे किसान आंदोलन को जीना होगा। शुरुआत है, मुनादी हुई है, इंतजार किया जाए आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।